सेवा। नन्ना अस्मिता गोटा, नन्ना सीमा गोटा, नन्ना शिल्पा हिडामी, गोंडी कल्चर 750 यूट्यूब चॅनल दिगा प्राचीन गोंडी संस्कृतीचा अभ्यास कियांसाठी मावा गोंडी कल्चर 750 इद यूट्यूब चॅनल लाइक शेयर आणि सब्सक्राइब की। मैंने पढ़ी जितनी कविता, 2-3 कविता संग्रह पढ़े या साहित्य पढ़ा, कथा पढ़ी, किसी भी साहित्य में उषाताई के काल्पनिक कुछ भी नहीं है। जो है वो वास्तव है। जिन्होंने कहा कि यथार्थ कविताओं में यथार्थ है, तो इस तरह की इनका लेखन है। और शायद यही वजह है, यथार्थ होने के कारण ही शायद विभिन्न विद्यापीठों में, विद्यापीठों में पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि अन्य मेरा कविता संग्रह है ना, मेरा नहीं पढ़ाया जाता। मेरे भी छपी है कविता संग्रह, 81 पोएट्रीज है उसमें, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी में आज तक नहीं लिया। मुझे मालूम भी नहीं कैसे लगता है, ये अलग मुद्दा है कि मुझे ये भी नहीं मालूम कि अब यूनिवर्सिटी में लगती कैसी है किताब, या उसका सिलेक्शन कैसे होता है। इसमें भी लोगों को मालूम होना चाहिए, ताकि लोग अपनी कोशिश करें, ताकि उसको पढ़ाया जा सके। अपने एक्सप्रेशन, लोग अलग अलग लोगों के एक्सप्रेशन लोगों को पता चले। उषाताईंचे कविता संग्रह जे आहेत, मोट्यारी, मोरकी, लेखणीच्या तलवारी। लेखणीच्या मोट्यारीने गोंडी भाषेतलं कविता। उषाताई एकेकाळी म्हणते की तिला गोंडी येत नव्हतं, जन्मापासून तिला गोंडी येत नव्हतं, आणि नंतर ती जिथे कामाला लागली तिथे शिकली। तिला गोंडी शिकून घेतलं तिने, आणि नंतर तिथल्या लोकांच्या परिस्थितीवर, तिथल्या लोकांच्या वास्तव्यावर, तिथल्या लोकांच्या घटित घटनांवर तिने शब्दबद्ध केला कविता, आपले एक्सप्रेशन। आणि कल्पनेचा कुठलाही त्याचा प्रभाव नसल्यामुळे, काल्पनिक काहीही नसल्यामुळे, ते वास्तव असल्यामुळे, ती जी त्यांच्या बोली भाषेतले जे शब्द होते तेच त्या कवितांमध्ये आलेले आहे। हे त्या कविता संग्रहाचं वैशिष्ट्य आहे। काही आता झाडी बोलीतल्या कविता, त्या गोंडी भाषेतल्या कविता, जवळजवळ सगळ्या कविता निसर्गाचा आधार घेऊन केलेला आहे। मग पळसाची फुलं असतील किंवा काही असेल, कुठल्याही आपल्या जीवनात रोज पाहत असलेल्या ज्या गोष्टी आहेत त्याच गोष्टीचा वापर करून त्या कविता लिहिलेल्या आहेत। काल्पनिक काहीच नाही वाटत, आणि म्हणून ते इतकं मनाला पटकन भिडतं। मनाला आपको दिल को छू लेने वाले उसके शब्द है, आपके दिल को टच करते हैं, उसके एक्सप्रेशन वो आपको समझ में आते हैं जब वो ट्रांसलेट होते हैं। आपकी भाषा यदि हिंदी है तो हिंदी में समझ में आएगा, गोंडी जिनको भाषा है गोंडी में समझ में आएगा, जिनकी मराठी भाषा है वो डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन समझ में आएगा। इसके पीछे इंटेंसिटी कुछ अलग है, ये एक्सप्रेशन कुछ अलग है, ये कुछ और कहना चाहती है। अब इसी मोट्यारी, ये कलम की तलवारी की जो पहली कविता है, पहली कविता जिस पर देवराज जी ने भूमिका में लिखना शुरू किया, पढ़ रहा था मैं आपको बताऊं, मैं थिएटर का आदमी हूं। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है तो मैं फिल्म देख रहा हूं। वो फिल्म की कथा है, पटकथा जैसे लिखा आपने, जो कविता में शब्दों में कहीं नहीं है। कविता आप पढ़ने जाओ तो आपको उस कहानी उसके समझ में नहीं आएगी, आपको उसके एक्सप्रेशन समझ में आएंगे। लेकिन जब उसका अध्ययन किया इन्होंने, उस पर लिखना डिसाइड किया, तो इस तरह से लगा कि मुझे भी पहले समझ में आया। पहले तो कविता मैंने पढ़ी तो मुझे लगा यार ये तो कविता बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे एक्सप्रेशन है। एक लड़की अपने माँ से संवाद कर रही है और उस संवाद में एक अपने एक्सप्रेशन दे रही है, लेकिन जो उसके पीछे की जो पूरा बैकग्राउंड है, वो एक छोटी सी घटना किस तरह से घटी होगी, वो शब्द किस तरह से आया होगा, कहां से आया होगा, इसकी पूरी कहानी देवराज जी ने। इसलिए सर वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आपने इतना अच्छा उसका अध्ययन किया। हमको एक हम लोगों के लिए सीखने की बात है कि कविता को कैसे पढ़ना चाहिए, कविता को समझना है तो किस तरह से सोचना चाहिए, कविता को यदि समझना है, पढ़ना है, तो हमको कहां किस उस चीज के गहराई तक कहां तक जाना होगा, यह हमको समझा है। ये कविता में वैसे कुछ नहीं है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, दो थॉट इसमें बहुत प्रोमिनेंटली आए हैं। सावित्री बाई का रेफरेंस आया है और दो थॉट बहुत इंपॉर्टेंट आए हैं। एक थॉट है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, और दूसरा थॉट है उपान लिंगों का और भगवान बुद्ध का। सावित्री को आधार मान के बाबा साहब का पढ़ो, पढ़ाई करो, ये थॉट,
और भगवान बुद्ध का स्वयं प्रकाशित बनो, कुपारलिंगों का स्वयं प्रकाशित बनो, ये थॉट उसमें आया है। और वो कविता में बोलती है कि अपने नियति के कपड़े पछाड़ने होंगे हमें ही मां, मैं सावित्री जैसी पढ़ूंगी, बाबा साहब के समान करूंगी अध्ययन, पूरे के पूरे जंगल के गुफा बिहड़ कोनों को झोपड़ी झोपड़ी के रोशन करूंगी, दुनिया की नियति बदल दूंगी मां, मैंने खरीद ली है किताबें। आदिवासी समाज को मैसेज है ये कि अभी बातें करना छोड़ो, पढ़ाई करो, पढ़ो और उसके लिए किताबें खरीदो, बाकी चीजें मत खरीदो। आजकल हमारी पूरी एनर्जी, हमारे समाज के जो भी थोड़ा सी अकलमंद है, थोड़ा सा 2 पैसा आया कि हम पूरी ताकत हमारे एंटरटेनमेंट के लिए हमने क्या करना चाहिए, इस पे जाके हमको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, इसको क्या करना चाहिए। हमने अभी साइकिल है तो मैं स्कूटर खरीदू, स्कूटर है तो मोटरसाइकिल खरीदो, मोटरसाइकिल है तो कार खरीदो। किताबें खरीदने की मानसिकता करीब करीब नहीं दिख रही आपको। और फूकट किसी ने दी, तो ये प्रकाशन किया इन्होंने, ये किताबें देती है कि बहुत लोगों को देगी गिफ्ट, नहीं दे तो ना। फूकट नहीं देना चाहिए, खरीदनी चाहिए आप लोगों ने। मैंने किताब ऐसी दी कुछ लोगों को, कुछ दोस्त अच्छा लगता ना कि अपन यार इनको किताब देनी चाहिए। मैंने कई सालों बाद, महीने बाद, दिन बाद पूछता हूं लोगों को कि आपने मेरी किताब पढ़ी? बोले नहीं यार, वो टाइम नहीं। तो फ्री में दी हुई चीज की वैल्यू नहीं होती। तो किताबें मैंने खरीद ली है, ये जो कंसेप्ट है, ये थॉट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है। मुझे कविता बहुत बाकी की चीजें नहीं बताता क्योंकि बाकी लोग बोलेंगे, क्योंकि मैं कविता में सबको मालूम है, क्योंकि छोटी छोटी कथाएं होती है गाँव में, उसके आधार पर अब लेखक उसको इमेजिन करके स्टोरी डेवलप करता है, लंबी चौड़ी कर देता है। जैसे रामायण की बात करें तो रामायण के बाद जो बाद में लोग लिखते हैं, आपको राम और सीता के बेडरूम में उन्होंने क्या क्या संवाद किए ये भी लिखते हैं। राम सीरियल में देखते हैं, महाभारत देखो आप, उसमें भी वो उनके बेडरूम के सीन्स भी होते हैं। मतलब उसमें क्या संवाद, मैं संवाद क्या है समझ, मुझे आज तक समझ में नहीं आया किसी साहित्यकार ने लिखा होगा या उन्होंने सच में क्या बोला होगा, ये किसी ने सुना होगा तो लिखा कैसे कैसे लिखा होगा। तो जो साहित्यकार होता है उनका ये दायित्व बनता है कि आगे की हुई घटनाएं और पीछे की हुई घटनाएं, इसको मध्य मानकर, उसका मध्य मानकर वो समय क्या बोला होगा ये इमेजिन किया जाए। जहां तक मैं पहले मुर्दा देह को एक एक चीज काटते गए और सीखते गए, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, तो वो मैं ऐसे वो चिड़फाड़ करते थे।